नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन, मेरे साथ है सुमेरा और समीर। 46 दिन बाद गाजा का जंगी मैदान किस तरह से एक अलग ही तौर तरीकों के साथ नजर आ रहा है, उस पर तमाम जानकारी आपके साथ साझा हम करने वाले हैं। हमास में नए वॉर प्लान से आईडीएफ को चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। वहीं हिजबुल्ला, हूती और इराकी मिलिशिया ग्रुप अब आईडीएफ को कवर फायर देने के लिए इजरायली सेना को अलग अलग मोर्चों पर उलझा रहे हैं। कतर, ईरान, तुर्की, यमन और लेबनान की नई साजिश भी इस दौरान सामने आ गई है। तो वहीं मिडिल ईस्ट में चीन और रूस का दखल भी बढ़ रहा है। ऐसे में आज शाम 5 बजे की विध्वंसक खबरें क्या है, आइए जान लेते हैं। अगर कार्गो शिप पर हूती की शर्त से हड़कंप मचता है तब हालात क्या होंगे, ये सबसे अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हिजबुल्ला के 3 एंटी टैंक मिसाइल दस्तों का खात्मा, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन टीवी 9 भारतवर्ष के व्यूअर्स तक हम पहुंचा रहे हैं। इधर मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाकर यूएस ने आक्रामकता दिखा दी है। जी हाँ, 5 बजे की 5 विध्वंसक खबरें कौन कौन सी हैं आपके सामने है। चौथी बड़ी खबर, आईडीएफ के खिलाफ हमास के जवाबी हमले अचानक बढ़ गए। 5वीं बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान की जंगी तैयारी और तेज हो गई है। इन तमाम बड़ी खबरों पर आज रहेगी हमारी नजर। इन 5 खबरों के अलावा आगे आपको दिखाएंगे कि मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध का खतरा कैसे बढ़ रहा है। लेकिन पहले गाजा युद्ध पर इस वक्त की टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज देख लीजिए। सबसे बड़ी खबर यह कि आईडीएफ का गाजा पट्टी पर भीषण हमले के बाद दिखे धुएं के बादल। सेडेरोट इलाके में सामने आई हैं तस्वीरें। सेडेरोट में किस तरह से हमले हो रहे हैं। आईडीएफ का गाजा पट्टी पर भीषण हमला, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो सेडेरोट से सामने आई हैं। एक और बड़ी खबर मिल रही है इस बीच, जबालिया कैंप में आईडीएफ का हमला हुआ है। हमास के ठिकाने पर फायरिंग हुई है, तोप से भी हमास पर दागे गए हैं गोले। जबालिया कैंप में आईडीएफ की जबरदस्त घेराबंदी देखने को मिली है। तीसरी बड़ी खबर, गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई से जुड़ी। हमास लड़ाकों के ठिकानों को उड़ा दिया गया है। तोप से हमास लड़ाकों के जो ठिकाने थे उन्हें बनाया गया है निशाना। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन, आईआरजीसी ग्राउंड फोर्स की बड़ी तैयारी, ईरानी फोर्स की बड़ी वॉर ड्रिल। मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात के बीच ये बड़ी तैयारी। पांचवी बड़ी खबर आ रही है इराक से। बगदाद के पास एयर स्ट्राइक की खबर है। अबू गहरेब हाईवे पर उसके नजदीक ही बमबारी की खबर आ रही है। और छठी बड़ी खबर, दक्षिण इजराइल में भीषण बमबारी की। इजरायली फाइटर जेट ने यहां पर गिराए हैं बम। हिजबुल्ला के ठिकानों को ताजा हमलों में बनाया गया निशाना। इजरायली हमले में हिजबुल्ला को भारी नुकसान की खबर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के 250 ठिकानों पर इजराइल का अटैक। हेलीकॉप्टर से रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को तबाह किया गया। जहां से दागी जा रही थी मिसाइल, वहां किया गया हमला। खबर आ रही है इस बीच, गाजा के नुसरत कैंप में भीषण बमबारी हुई है। इजरायली सेना के हमले में 20 की मौत की खबर है। और गाजा जंग पर आईडीएफ की यूनिट 504 का खुलासा। गाजा से 300 हमास के लड़ाकों को पकड़ा गया है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए हमास के 300 लड़ाके। सभी लड़ाकों से पूछताछ चल रही है। पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। हमास की सुरंगों और हथियार डिपो का पता चला है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडोनेशियाई अस्पताल के पास से पलायन हो रहा है। तेजी से इलाका छोड़ रहे हैं लोग। इंडोनेशियाई अस्पताल के आसपास इजरायली सेना तैनात है, टैंक तैनात हैं, लेकिन लोग यहां से पलायन कर रहे हैं।
एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। जानकारी ये मिल रही है कि हूती ने रखी है अगवा शिप पर शर्त और गाजा में नरसंहार रोकने की शर्त रखी है हूती ने। अमेरिकी अपील पर हूती चीफ का ये जवाब सामने आया है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में शिप को अगवा किया था और ईरान की न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट है जिसके जरिए तमाम बातें सामने आ रही है। हूती ने एक शर्त रख दी है। सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा से पता और आइए अब समझते हैं कि पूरे मामले में कैसे ईरान का हाथ साफ साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हूती के साथ जो शिप के पास जो शिप है ईरानी उसको लेकर डील कर रहे हैं। बड़ी खबर ये सामने कि अमेरिकी मांग सामने आई है। अगवा किए गए शिप और क्रू को तुरंत छोड़ा जाए, ये अमेरिका ने कहा है। अमेरिका ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अमेरिका के प्रवक्ता ने अपील के साथ चेतावनी भी दी है कि सहयोगियों के साथ कार्रवाई की बात कही गई है। अगर सहयोग नहीं किया जाएगा तो कार्रवाई होगी और इस पर हूती की तरफ से भी जवाब दे दिया गया है। गाजा में नरसंहार बंद होने पर ही रिहाई संभव है। गाजा के लोगों तक मानवीय मदद पहुंचे, ये मांग है हूती विद्रोहियों की, और तभी शिप को छोड़ा जाएगा। पर्दे के पीछे लेकिन ईरान कैसे है, इसकी कई वजहें भी सामने हैं। पहली बड़ी वजह यह है कि हूती को पहले से ईरान का समर्थन हासिल है और दूसरी बड़ी वजह यह कि हूती की मांग वही है जो ईरान की भी मांग है। तीसरी बड़ी वजह यह कि अमेरिकी दबाव में ना आना भी एक बड़ा इशारा है। अमेरिका के दबाव के बावजूद हूती विद्रोही ईरान के समर्थन से अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। तो देखिए, जिस ब्रिटिश मालवाहक जहाज को अगवा गया था हूती विद्रोहियों की तरफ से, अब उसका गाजा कनेक्शन सीधे तौर पर सामने आ गया है। हूती रिबल्स ने शर्त रख दी है गाजा में संघार बंद करने की। वहीं लाल सागर से अगवा कार्गो शिप से जुड़ा एक और नया वीडियो भी सामने आया है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का खतरा और बढ़ गया है। कार्गो शिप हाईजैक का एक नया वीडियो जारी किया गया है। हूती ने हाईजैक का वीडियो जारी किया। बीच समंदर में हेलीकॉप्टर के जरिए कार्गो शिप पर कैसे उतरे हूती लड़ाके, ये दिखाया गया है इस वीडियो में। कब्जे का पूरा वीडियो इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने हथियारों के बल पर पूरे स्टाफ को बंधक बना लिया और फिर इस कार्गो शिप को, इस मालवाहक जहाज को अगवा करके, हाईजैक करके बिल्कुल यमन के करीब ले जाया गया और होदेइदा शहर के पास पार्क कर दिया गया है, लाल सागर में ही। और अब ये डिमांड रखी गई है कि गाजा पर इजरायली हमले बंद हो तभी इस जहाज को छोड़ा जाएगा। इजराइल और अमेरिका के सबसे ताकतवर और खूंखार दुश्मन हूती विद्रोहियों ने ओमान, अरब सागर और लाल सागर में जंगी चक्रव्यूह तैयार किया है। हूती विद्रोहियों का यमन से लेकर लाल सागर तक हमलों का पूरा प्लान है, यानी इसकी तैयारी पूरी है। इस बीच हूती ने हाईजैक किए गए कार्गो शिप का नया वीडियो जारी करते हुए फिर से इजराइल को धमका दिया है। यमन के मोर्चे पर जंग हूती की नई हिमाकत कैसे साबित हो रही है, ये भी बता देते हैं। शिप हाईजैक का नया वीडियो सामने आया है जिसका जिक्र अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उसकी। बीच समंदर में हेलीकॉप्टर से हमला हुआ, कार्गो शिप पर उतरे हूती विद्रोही और गन पॉइंट पर पूरा स्टाफ लिया गया। हाईजैक का वीडियो जारी किया गया। ब्रिटिश जहाज किया गया है हाईजैक। हूती के बढ़ते खतरे से अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल बेचैन है। हूती आखिर बड़ा खतरा क्यों है, अब ये भी समझ लीजिए। लाल सागर में जंग का ऐलान, निशाने पर इजरायली कार्गो शिप, क्रूज पर हमले, हमास को समर्थन, इजराइल पर मिसाइल ड्रोन अटैक, ये तमाम वो बातें हैं जो इस वक्त बड़ा खतरा हूती का बना हुआ है। और अब समझते हैं आखिर हूती कितना ताकतवर है। ओमान, अरब सागर, लाल सागर में इसका तस्करी का नेटवर्क है। हूती के पास क्रूज है, बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा है, हथियार गोदाम है, छोटे हथियारों की बड़ी खेप है, ड्रोन है, रॉकेट लॉन्चर है, ग्रेनेड भी हूती की ताकत है। और हूती की खलीज एंटी शिप मिसाइल बेहद घातक है। MLRS पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम भी उसके पास मौजूद है। सोमालिया के रास्ते हूती को हथियार देता है ईरान और हूती के नियंत्रण वाले यमन में सैन्य किलेबंदी है।
हूती विद्रोहियों ने जिस तर्ज पर लाल सागर में कार्गो शिप को हाईजैक किया है, ठीक उसी तर्ज पर 2022 में ईरान ने शिप हाईजैक किया था। ईरानी नेवी के सैनिकों ने हेलीकॉप्टर से ग्रीक शिप को हाईजैक कर लिया था। हूती और ईरान द्वारा शिप हाईजैक करने का तरीका एक जैसा है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इन दोनों तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के शिप हाईजैक करने के तरीके को 2023 में हूती ने दोहराया है और यमन के हूती विद्रोहियों ने हमास के समर्थन में लाल सागर में एक तरह से जंगी मोर्चा खोल दिया है। तो देखिए, ईरान की राह पर फिलहाल हूती विद्रोही नजर आ रहे हैं और यमन से एक बड़ी चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है इजराइल को। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष झा दिल्ली से लाइव और वॉर जोन भी आपको लिए चलेंगे। गाजा बॉर्डर से विपिन चौबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, पहला सवाल आपसे, ये हूती विद्रोही कितनी बड़ी चुनौती नजर आ रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश मालवाहक जहाज को अगवा किया जाता है, इसे हाईजैक करके यमन ले जाया जाता है और अब बड़ी डिमांड रख दी गई है। इजराइल पर प्रेशर बनाने की सीधे कोशिश की गई है। कहा गया है कि गाजा पर हमले बंद करो तभी ये शिप छोड़ेंगे। बिल्कुल समीर, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हूती हमास या हिजबुल्लाह की तुलना में ज्यादा एडवेंचरस हैं। वो समझ रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें उनके एक्शन पर है और ऐसी स्थिति में शायद वो ईरान के दबाव में आने के बाद भी जहाज को छोड़ने को लेकर अपना फैसला ना बदलें। वैसी स्थिति में ये देखना दिलचस्प होगा कि हूती के इस एडवेंचरिज्म की कीमत क्या होती है। क्या वाकई में इसकी वजह से जो युद्ध क्षेत्र अब तक जो युद्ध क्षेत्र गाजा तक सिमटा हुआ है, क्या वो आगे बढ़ेगा? हालांकि हूती की तरफ से लगातार ये कोशिश होती रही है। अगर आप देखें तो बीते सवा महीने से ज्यादा समय में अगर हमास के अलावा किसी ने सही तौर पर थ्रेट मौजूद किया है तो वो इजराइल के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ वो हूती है। और जिस हॉलीवुड के अंदाज में उन्होंने इस कारनामा को अंजाम दिया है, उसके बाद देखिए कि क्या हूती इन सब की बात मानते हैं या फिर हूती अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। और अगर वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो फिर अमेरिका या इजराइल के पास कितना विकल्प बचता है। जी बिल्कुल सही बात है। विपिन चौबे भी बने हुए हैं, सीधे विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए, एक तरफ हूती विद्रोही हैं और उनको लेकर कहा जा रहा है कि भले ही ईरान का समर्थन हासिल है लेकिन उनसे अलग भी वो अपनी लाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के दबाव का भी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको लेकर यहाँ इजराइल में क्या प्रतिक्रिया है हूती विद्रोहियों को लेकर? देखिए, ये पूरी कोशिश की गई थी इस अंदेशे में कि शायद इस पे इजराइल के लोग सवार हों, जो क्रू मेंबर्स हो उसमें कुछ इजराइल हो, ताकि इजराइल को दबाव में लाया जा सके। हालांकि इजराइल दबाव में तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मामले को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है कि इस तरह का एक्शन कैसे लिया गया और इसको लेकर कैसे प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि वो तमाम जो मुस्लिम देश है, जो अरब देश है, वो इस वक्त फिलहाल इजराइल को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इजराइल ना तो अमेरिका के दबाव में आ रहा है, ना ईरान के दबाव में आ रहा है, ना यमन के दबाव में, ना सीरिया के दबाव में, ना लेबनान के दबाव में, और अपना एक्शन कंटिन्यूअस ऑन रखा हुआ है। इसीलिए प्रेशर बनाया जा रहा है और अब वेस्टर्न वर्ल्ड पर जो पश्चिमी देश हैं उनके जरिए दबाव बनाने की कोशिश है कि इजराइल को इस पूरे मामले में टोन डाउन करने को कहा जाए। लेकिन इजराइल का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम जो ऑपरेशन शुरू किए हैं तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम हमास को खत्म नहीं कर लेते। और आप जानते हैं कि बंधकों के मामले पर भी इजराइल झुकने को तैयार नहीं है। जी, झुकने को तैयार नहीं, लेकिन इस तरह से अगर शिप हाईजैक होगा तो फिर आगे के बाकी शिप्स के लिए और वाटरवे के लिए एक चुनौती बन जाएगी। उस पर बात करेंगे। विपिन, आप भी हमारे साथ बने रहे, मनीष आप भी हमारे साथ बने रहिए, वापस आपका के पास आएंगे। लेकिन आइए अब ये समझते हैं कि हूती के हाथों अगवा शिप को लेकर जो कुछ चल रहा है उसका असर क्या हो सकता है, इसके दूरगामी असर हो सकते हैं। शिप अगवा किया गया है, लेकिन अब आगे क्या होगा यह है बड़ा सवाल। हूती पर कार्रवाई होने से लाल सागर में मौजूद अमेरिका के सहयोगी एक्शन ले सकते हैं। लाल सागर में टेंशन बढ़ सकती है, मिडिल ईस्ट के देशों से घिरे समंदर में तनाव भी बढ़ेगा। सी रूट पर असर होगा वो क्या कि कुछ शिप ने डर से अपने रूट्स भी बदल दिए हैं। ये खबर सामने आई थी इधर यूएस ईरान तनाव पर। ये जानकारी सामने आई कि हूती की कार्रवाई और डिमांड से तनाव बढ़ना तय है। तो कुल मिलाकर शिप अगवा होने के बाद आगे क्या होगा, ये जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे थे। बड़ी खबर इस बीच ये भी आ रही है कि गाजा में अभी अभी आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है और TV9 की रिपोर्टिंग के दौरान ये बमबारी की खबर सामने आ रही है। लाइव रिपोर्ट
फायरिंग के दौरान बमबारी हुई है और TV9 के कैमरे में बमबारी की तस्वीरें कैद हुई है। ये उस वक्त की, उस दरमियान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब हमारे सहयोगी विपिन वहां से रिपोर्ट कर रहे थे और उसी दौरान वहां पर अटैक हुआ है। लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं और ये देखिए किस तरह से धुएं का गुबार आसमान में नजर आ रहा है। TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस बीच गाजा में हमास के लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए हैं। इजरायली सेना ने तबाह किए हमास के लॉन्च पैड। जमीन में छुपाए गए रॉकेट लॉन्चर्स भी नष्ट कर दिए गए हैं। लगातार बमबारी का सिलसिला जारी है। गाजा में हमले हो रहे हैं अभी भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के, और अब जानकारी ये मिल रही है कि हमास के कई लॉन्चिंग पैड ताजा हमले में तबाह कर दिए गए। एक और बड़ी खबर है कि गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। हमास के ठिकानों पर पिन पॉइंट कर रही है आईडीएफ और हमले कर रही है। घरों की छतों से हमास ठिकाने टारगेट कर रहे हैं सैनिक। עם ישראל חי. יש? לפני חודש, בכמה ימים, 4 बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हिजबुल्लाह के हमले के वीडियो से जुड़ी हुई जानकारी ये कि इस वक्त बुरकान मिसाइल से विस्फोट हमले जारी हैं और इजराइल का ब्रानित सैन्य बेस पूरी तरह से तबाह हो गया है। सैन्य बेस का बैरक क्षेत्र पूरी तरह से खराब हो गया है, नष्ट हो गया है। मिसाइल हमले का ये लेटेस्ट वीडियो इस वक्त आपके सामने है। और इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकता है। हिजबुल्लाह ने एक साथ कई फ्रंट्स पर हमलों को अंजाम दिया है। हिजबुल्लाह की रणनीति आखिर है क्या? कितनी बड़ी मुश्किल ये साबित हो रहा है इजराइल के लिए, ये आप समझिए। 1000 मिसाइलों से प्रहार हमास से खूंखार हिजबुल्लाह फिलहाल नजर आ रहा है। 44 दिनों में 1000 मिसाइलें दागकर बड़ी चुनौती पेश की है हिजबुल्लाह ने और लगातार हमलों का सिलसिला जारी है इजराइल पर। हिजबुल्लाह ने बीते दिनों कई हमले किए हैं और हमलों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती नजर आ रही है। यमन से भी हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है। यमन में हूती विद्रोही भी लगातार मुसीबत बने हुए हैं इजराइल के लिए। सीरिया और इराक से भी हिजबुल्लाह ने ताजा हमलों को अंजाम दिया है। तो हिजबुल्लाह, हूती और हमास, ये 3 बड़ी मुसीबतें इस वक्त इजराइल के लिए। हिजबुल्लाह को ईरान से समर्थन का भी दावा किया जाता है और यह माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पीछे ताकत, असली ताकत ईरान की। और मनीष इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, आपका रुख हम करना चाहते हैं और ये जो जानकारी हम देख रहे हैं कि 1000 मिसाइलों से प्रहार की जो तैयारी हो रही है, इसके मद्देनजर आपको क्या लग रहा है? हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजी आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है युद्ध को बड़े स्तर पर ले जाने की है? बिल्कुल, देखिए, जहां एक तरफ हमास के खिलाफ आईडीएफ का ऑपरेशन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार आईडीएफ को टारगेट किया जा रहा है। आज भी हिजबुल्लाह की तरफ से जब टारगेट किया गया तो उसमें आईडीएफ को काफी नुकसान पहुंचा और अब हिजबुल्लाह बड़े हमले की तैयारी में है। हालांकि अगर आप देखें तो बीते 1 महीने के दरमियान हिजबुल्लाह की तरफ से इस तरह की पोस्टरिंग लगातार की जाती रही है, लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह ने एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया, या तो फिर आईडीएफ के खिलाफ उसने उस तरह से जंग का ऐलान नहीं किया है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह के लिए भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस होगी कि हमास के साथ जिस तरह से हूती दिल खोलकर आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से हूती लगातार अटैक कर रहा है, वहीं कहीं वो तीसरे पायदान पे हिजबुल्लाह ना चले जाए, तो हिजबुल्लाह के लिए भी यहाँ पर एक आइडेंटिटी क्राइसिस मैं देख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह इस बात को समझ रहा है कि हमास के साथ अगर अब किसी की चर्चा हो रही है तो वो हूती की हो रही है। हिजबुल्लाह शायद उसे कुछ और एक्शन लेना पड़ेगा। जी मनीष, इस बीच लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, आप बने रहें हमारे साथ। विपिन भी हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ी खबर इजराइल से बंधकों की डील पर जानकारी सामने आई है। इजराइल के गृह मंत्री ने हमास को बताया है धोखेबाज। इजराइल के गृह मंत्री ने इतामार बेन ने कहा है, बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बंधकों की शर्त पर कहा है कि हमास धोखेबाज है। बंधकों
कि डील पर धोखा देगा हमास। पहले भी धोखा दे चुका है हमास, यानी इसका मतलब पहले भी बातचीत हो रही थी, हमास पहले भी धोखा दे चुका है और डील पर भी फिर धोखा दे सकता है हमास। ये बड़ा आरोप लगाया गया इजराइल के गृह मंत्री द्वारा। धोखा देना हमास की फितरत है, उन्होंने कहा है। बंधकों पर सौदेबाजी गलत है, सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए, यानी हमास को भी बंधकों पर सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। मंत्री इतामार सिनवार है, 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि हमास की तरफ से एक बार फिर धोखा होगा, इस पर कोई सौदेबाजी भी नहीं होनी चाहिए। विपिन हमारे साथ बने में लगातार। विपिन, भले ही इजराइल ने लगातार ये कहा है कि उनके लिए इस वक्त इस युद्ध को लड़ना और हमास को खत्म करना प्रायोरिटी है और उसी को वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बंधकों को छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो कोई डील नहीं करेंगे। इसके बावजूद तमाम तरह की खबरें आती रही हैं कि किस तरह से डील हो रही है, बातचीत चल रही है, उसको लेकर अभी तक खाका पूरी तरह से सामने नहीं आया है। लेकिन अब जो मंत्री कह रहे हैं उससे क्या संकेत मिलते हैं? यानी बातचीत चल रही है, लेकिन ये डर भी है कि हमास धोखेबाजी कर सकता है इजराइल पर, क्योंकि भले ही वो ये कहें कि दबाव नहीं है, लेकिन एक भीतर से दबाव जरूर है कि उन्हें अपने बंधकों को छुड़ाना है। देखिए, इजरायली लोगों का दबाव तो पूरी सरकार पर है और उसी के मद्देनजर सरकार एक तरफ हमास को खत्म करने का बड़ा ऑपरेशन, आप जानते हैं कि पूरे गाजा पट्टी में, वेस्ट बैंक में चला रही है, लेकिन दूसरी तरफ मोसाद के चीफ को, CIA के चीफ को और यहाँ तक कि एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिकी उनके समकक्ष हैं उनको भी भेजते हैं वहां पर और ये चाहते हैं कि कतर के जरिए मध्यस्थता हो, मतलब अपने लोगों को समझाने की, बताने की कोशिश कि हमारे लिए ये भी प्रायोरिटी है। लेकिन यहां की धरती पर रहने के दौरान सुमैरा, मैं ये कह सकता हूं आपको कि आज की तारीख में टॉप प्रायोरिटी जो है इजराइल की, वो हमास के लड़ाकों का समूल नष्ट करना है। सेकंड प्रायोरिटी की अगर बात करेंगे तो बंधक हैं, इसीलिए बंधकों पर जो शर्तें हैं वो मानने को तैयार नहीं है। इजराइल ये कह रहा है कि बंधकों के बदले हम कैदियों को छोड़ेंगे जरूर, लेकिन अगर आप ये सपना देख रहे हैं कि हम आपको सीज फायर दे देंगे 24 घंटे का, 48 घंटे का, 5 दिन का, 3 दिन का, तो ये असंभव है। हम आपको दोबारा से रीअरेंज, रीग्रुप होने का मौका नहीं देंगे और इसी मसले पर बात अटकी हुई है और जब तक इस मसले पर कोई झुकता नहीं है इजराइल, मुझे नहीं लगता कि ये अपने आप में बहुत अहम बात है, क्योंकि देखिए इजराइल की तरफ से बात तो हमास के समूल नाश की जा रही है, लेकिन बंधकों की रिहाई के मसले पर डील भी इसी हमास के लीडर इस्माइल हानिया से की जा रही है, जो कि दोहा में बैठा हुआ है। कैसे यह मुमकिन होगा? बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है बंधकों की रिहाई को लेकर। इस बीच हिजबुल्लाह के ठिकानों पर IDF का हमला हुआ है। जंग में हिजबुल्लाह को लगा है बड़ा झटका। हमले में 3 हिजबुल्लाह के ठिकाने कर दिए गए तबाह। एंटी टैंक मिसाइलों के 3 दस्ते बर्बाद कर दिए गए। कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। इस बड़े हमले में इजराइल की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया और एंटी टैंक मिसाइलों के 3 दस्ते तबाह कर दिए गए। दक्षिण लेबनान से जारी हमलों से उत्तरी इजराइल दहल गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन अटैक किए हैं और मैगली ओट के आसमान में ड्रोन दिखा है। हिजबुल्लाह ने ईरानी ड्रोन से हमले किए हैं। IDF का हमला नाकाम करने का दावा है। इस बीच हिजबुल्लाह से जुड़े अल नुजाबा की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें ड्रोन हमले को लेकर बड़ा दावा किया गया है। हिजबुल्लाह की ड्रोन शक्ति निशाने पर है तल अवीव। अल नुजाबा की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। हिजबुल्लाह के पास कामिकाज़े ड्रोन है, 500 किलोमीटर तक वार करने की क्षमता रखता है ये ड्रोन। रडार को चकमा देने में सक्षम है ये सुसाइड ड्रोन। IDF के सैन्य बेस को निशाना बनाया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। कामिकाज़े ड्रोन ईरान का एक खतरनाक हथियार है। इसके अलावा अल नुजाबा हिजबुल्लाह को देता रहा है समर्थन। अल नुजाबा पर अमेरिका ने बैन लगा रखा है। अल नुजाबा पर अमेरिकी बेस को निशाना बनाने का आरोप भी अमेरिका द्वारा लगाया गया है। और वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री का सैन्य प्लान क्या है, इसकी डिटेल अब हम आपको देने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती पर लिया गया है बड़ा फैसला। USS गिराल्ड की तैनाती का समय बढ़ा दिया गया है, 1 महीने के लिए बढ़ाया गया ये वक्त। इजराइल जंग के बीच अमेरिका का ये बड़ा फैसला सामने आया।
तो इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का बयान काफी मायने रखता है। आशंका जाहिर की जा रही है कि मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है, जंगी चिंगारियां और सुलग सकती हैं। और इसे लेकर जो अहम जानकारियां हैं वो अब हम आपको देने जा रहे हैं। जंग में अमेरिकी महाबली से जुड़ी बड़ी खबर, सबसे विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर का एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया है। अमेरिका का बड़ा फैसला, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ट की तैनाती का वक्त बढ़ा दिया गया है। ये फैसला किया है अमेरिका ने, 1 महीने तक इसकी तैनाती का वक्त बढ़ा दिया गया है, यानी अब 1 महीने तक और तैनाती रहेगी। यूएसएस गेराल्ड सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है, इसीलिए इसे अमेरिका का महाबली कहा जाता है। पूर्वी भूमध्य सागर में यूएसएस गेराल्ड की तैनाती की गई है और इसके वक्त में भी अब इजाफा किया गया है। इजराइल गाजा जंग के बाद ये बड़ी तैनाती अमेरिका की तरफ से की गई है भूमध्य सागर में। अमेरिका का ये सबसे नया और बड़ा पोत है जिसे तैनात किया गया है इजराइल की मदद के लिए। ईरान से तनाव के बीच अमेरिका का यह बड़ा फैसला सामने आया है। अब देखिए यूएसएस गेराल्ड की क्षमता का जिक्र कर लेते हैं। F-35 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन इस पर तैनात है। एटमी क्षमता से लैस है F-35 जेट, यानी इसकी ताकत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। गेराल्ड पर 5000 नौसैनिक तैनात किए गए हैं और अब इसकी तैनाती भूमध्य सागर में तेहरान तक मार करने वाली मिसाइलें इस पर तैनात हैं। मिसाइलों से ये लैस है। एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से भी इसे लैस किया गया है ताकि किसी भी तरह के हमले को ये खुद ही नाकाम कर सके। तो ये है यूएसएस गेराल्ड की ताकत। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, गाजा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, आतंकवाद किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ी खबर भारत से आ रही है। गाजा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकवाद किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। भारत एक ऐसा देश हमेशा से रहा है जिसने आतंकवाद की ही वजह से अपने पड़ोसी मुल्क से सीधे तौर पर अपने रिश्तों को खत्म करने की बात कही कि जब तक आतंकवाद रहेगा कोई भी बातचीत आगे साझा नहीं की जाएगी। There are different aspects of the very complex and challenging situation that we face today. One, of course, is terrorism, what happened on October 7th. And we think nationally as well as the international community that we should never compromise terrorism. We should be very clear about it. So there is that, therefore, that basket, and to it also the hostages issue. There's a second set of issues, and this is the humanitarian crisis that we see in Gaza today. The need for humanitarian assistance, which is very urgent, and the observance of international humanitarian law there. So that's the second set of issues. And the third set of issues relate to the rights and the future of the Palestinians. I think the challenge for all of us collectively is that how do all these facets of what is clearly a complicated issue, which has a history to it, how do we deal with all of it? तो इजराइल हमास युद्ध के बीच ब्रिक्स समिट पर सबकी नजरें थी। ईरान के कहने पर यह इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, कुल मिलाकर भारत ने जो अपना रुख है पहले भी क्लियर किया और इस मंच से एक बार फिर क्लियर किया गया है कि आतंकवाद जो इजराइल ने झेला उसकी मजम्मत की जा रही है। बंधकों की रिहाई एक बड़ा मुद्दा है, भारत के लिए एक बड़ा कंसर्न है, वो जिक्र किया गया, लेकिन साथ ही साथ फिलिस्तीनियों के राइट्स की बात भी की गई है, मानवीय पहलू की बात भी की गई।
बिल्कुल समीर, देखिए जब हम लोगों ने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से ये सवाल किया था तो उनका जो जवाब आया, दरअसल यही सबसे सटीक और संतुलित जवाब है। आज की तारीख में अगर आप इजरायल और हमास जंग में किसी समाधान को देखते हैं, तो जब आप समाधान को देखते हैं तो आपको 7 अक्टूबर की घटना की भी बात करनी होगी। हो यही रहा है कि एक पक्ष सिर्फ 7 अक्टूबर की बात कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष 7 अक्टूबर के बाद की घटनाओं की बात कर रहा है। वहीं भारत ने दोनों बातें कही कि जो 7 अक्टूबर को आतंकी हमला हुआ था वो भी हमें देखना होगा, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद की जो क्राइसिस हो रही है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग इशू है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिलिस्तीन को लेकर जो 2 स्टेट थ्योरी है उस पर हमें काम करना होगा, यानी कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता मिले। उसके लिए जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे नहीं आएगी, क्योंकि इस पूरे विवाद का एक इतिहास है, इस पूरे विवाद का एक भूगोल भी है। अहम बात यह है कि भारत ने अपनी तरफ से एक पहल बढ़ाई आगे। हमारी जानकारी के मुताबिक भारत ने अरब देशों को न्योता दिया है कि आप भारत में आइए, और अरब देश के विदेश मंत्री, सभी विदेश मंत्री आने वाले हैं ताकि भारत में इस पर चर्चा हो सके कि क्या समाधान हो। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह कोशिशें की जा रही है कि इजरायल और हमास जंग का एक समाधान निकाला जाए, एक ऐसा समाधान जहां इजरायल पर हुए आतंकी हमले का भी जो जवाब है वो मिले, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लोगों का भी जो अधिकार है, जो उनकी पहचान है बतौर फिलिस्तीन देश के तौर पर जो उनकी मांग है, उस पर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बैठकर गंभीरता से सोचे, तभी कोई समाधान निकल पाएगा। जी हम मनीष बने रहे आप हमारे साथ, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने बड़ा बयान दिया है। इजरायली सेना पर लगातार कर रहे हैं घातक हमले, कहा है कई इलाकों में आईडीएफ से भीषण जंग जारी है। हमास बहुत मजबूत है, टूटेगा नहीं, कहना है अबू उबैदा का। गाजा युद्ध के 46वें दिन हमास के वॉर प्लान में बड़ा बदलाव आया है। हमास ने सरेंडर के सभी दावों को खारिज कर दिया है, कहा है कि वो मजबूत हैं, सरेंडर नहीं करेगा हमास, आईडीएफ पर जवाबी हमले तेज कर देगा, ये हमास की तरफ से कहा गया है। 72 घंटे में बदली है जंग, क्या ये बड़ा सवाल है। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने दावा किया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि 3 दिन में इजरायली डिफेंस फोर्स के 10 टैंक हमने तबाह किए हैं। गाजा के दक्षिण में इजरायली डिफेंस फोर्स इन्फेंट्री पर हमला किया गया है। रंतीसी अस्पताल हमले का मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, यानी क्या कुछ हमास ने किया है उसके बारे में जानकारी हमास द्वारा दी गई है। कई इलाकों में इजरायली डिफेंस फोर्स से भीषण जंग अभी भी जारी है, हमास का यह कहना है। आईडीएफ की आक्रामकता टूटेगी, हमास मजबूत है और तोड़कर ही रहेगा। आईडीएफ पर हमास की रणनीति क्या है, आइए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इसकी जानकारी भी सामने आई है। गाजा के नॉर्थ फ्रंट पर सर्दी बढ़ी है। हेरमोन पर्वत पर आईडीएफ की ब्रिगेड तैनात है। बर्फ के चलते हथियार चलाने में परेशानी हो रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए आसान नहीं है ग्राउंड ऑपरेशन चलाना, और इसी का फायदा हमास उठा रहा है। जी हां, हमास की ताकत और वॉर प्लान से 3 बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। जल्दी से ये सवाल आपके सामने रखते हैं। पहला, गाजा युद्ध जंग को खींचना क्या हमास की बड़ी चाल है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? क्या इजरायल की अर्थव्यवस्था की तबाही हमास की रणनीति है? क्योंकि जबरदस्त आर्थिक चोट पहुंचाई जा रही है और आने वाले वक्त में इसका दायरा और बड़ा होगा, यह भी जानकारी सामने आई है इजरायल के लिए खतरे के तौर पर। क्या हमास के वॉर प्लान के पीछे ईरान का दिमाग काम कर रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। इस बीच बड़ी जानकारी आ रही है जंग के मैदान से। TV9 के पास इस वक्त की बड़ी खबर है। आईडीएफ ने TV9 से साझा की है अहम जानकारियां। हमास पूरी ताकत के साथ जंग के मैदान में है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश हो रही है। गाजा से हमास की ताकत पर नई डिटेल सामने आई है। हमास की पूरी ताकत के साथ जंग में उतरने की तैयारी के दौरान आईडीएफ की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट। आईडीएफ ये लगातार कोशिश कर रहा है ये आकलन करने की कि आखिर हमास की ताकत कितनी बड़ी है इस जंग में। TV9 भारतवर्ष के पास हमास की सैन्य ताकत की एक्सक्लूसिव डिटेल है। आईडीएफ के सीनियर अधिकारी ने TV9 संवाददाता के साथ हुई बातचीत में हमास की सैन्य ताकत से जुड़ी हुई बातें विस्तार से बताई हैं। आइए आपको बताते हैं गाजा युद्ध में हमास कितना ताकतवर है और कैसे आईडीएफ के लिए चुनौती ये बना हुआ है। गाजा युद्ध पर TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट क्या बताती है? ये बताती है कि हमास के पास बहुत ज्यादा आधुनिक सेना है। ये दावा किया
गया है आईडीएफ की तरफ से। आईडीएफ के बड़े अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है कि हमास इस वक्त पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। आईडीएफ को प्लानिंग के साथ करना पड़ा है मुकाबला, और तभी वो इतने बड़े पैमाने पर मुकाबला कर रहा है, चुनौती दे रहा है हमास को। गाजा में हमास के 30,000 लड़ाके इस वक्त मौजूद हैं। ये जानकारी भी इजराइल की तरफ से आई है, जिसमें 5 ब्रिगेड के साथ हमास के 24 बटालियन शामिल हैं। आपको ये भी बता दें, कहा जा रहा है कि हमास के पास लड़ाकों की 140 कंपनी मौजूद है, यानी एक बड़ी फोर्स के साथ हमास मैदान में मौजूद है। हर ब्रिगेड के पास अपनी एंटी टैंक मिसाइल है, क्योंकि टैंक को तबाह कर रहे हैं, एक एक कर मरकावा टैंक्स को तबाह किया है। स्नाइपर्स और इंजीनियरिंग यूनिट भी हमास के पास मौजूद है, यानी पूरी ताकत हमास के पास है। सभी बटालियन के पास कई कमांड सेंटर और सैन्य बेस भी मौजूद हैं। ये दावा भी आईडीएफ की तरफ से हमास को लेकर किया जा रहा है। हमास की दराज तूफान बटालियन सबसे खूंखार है, यानी सबसे खूंखार बटालियन ही लगातार हमले कर रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है बंधकों से जुड़ी हुई। बंधकों की रिहाई पर कतर ने बड़ा दावा किया है। रिहाई का मसौदा आखिरी चरण में कहना है कतर का। कतर के विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि गाजा में युद्ध विराम होने ही वाला है, ये कहना है कतर का। युद्ध विराम की शर्तों के बहुत करीब पहुंच गए हैं, यह भी दावा कतर द्वारा किया जा रहा है। बंधकों की रिहाई के बाद युद्ध विराम संभव है, युद्ध विराम की शर्त रखी जा रही है। बंधकों की रिहाई को लेकर यह पहले से जानकारी सामने आ रही थी, अब कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। तो बंधकों को लेकर जो डील हो रही है इजराइल और हमास के बीच, वो कहां तक पहुंची है? इजराइल से डील पर हमास भी बड़ा दावा कर रहा है। इजराइल से सुलह पर चल रही है बात, यह कहा गया है बंधकों के बदले बंधकों की रिहाई की डील हो रही है। कतर की मध्यस्थता में चल रही है डील। फिलहाल इजराइल के जवाब का इंतजार है, यह कहा गया है हमास की तरफ से। और आइए इजराइल और हमास के बीच जिस डील का दावा किया जा रहा है उसकी पूरी डिटेल आपके सामने रख देते हैं। हो क्या रहा है, होने क्या वाला है इजराइल हमास सुलह के पास। जी हां, डील को डीकोड करते हैं हम आपके लिए। शुरुआती पहल, दोनों ओर से सीज फायर होगा। इस डील के तहत अगर इस डील पर मुहर लग जाती है तो राहत ट्रकों को रास्ता भी दिया जाएगा, राहत सामग्री भारी मात्रा में, ताकि गाजा पहुंचाई जा सके। इसके अलावा गाजा में जो घायल हैं, जिनकी संख्या इस वक्त बहुत ज्यादा है, उन्हें दूसरे देश भी भेजा जा सकेगा ताकि उन्हें जल्द से जल्द इलाज मयस्सर हो पाए। इस वक्त गाजा की हालत बहुत खराब है। बंधक के बदले बंधक, इजरायली जेलों से फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों की रिहाई भी कराई जाएगी। ये एक शर्त बंधकों को लेकर रखी जा सकती है। 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए इजरायलियों की रिहाई तभी मुमकिन हो पाएगी। यानी अभी रास्ते में कई रोड़े नजर आते हैं। कहां तक पहुंची बात? हमास ने अपना जवाब कतर को भेज दिया है, वो कतर जो लगातार इस मामले में मीडिएशन कर रहा है। अब इजराइल के रिएक्शन का इंतजार किया जा रहा है कि इजराइल का रुख क्या होता है। हमास ने अपनी तरफ से बहुत सारी शर्तें रखी हैं थ्रू कतर इजराइल के सामने। हमास चीफ इस्माइल हानिया ने कहा है कि हम युद्ध विराम के बिल्कुल करीब हैं, यानी हानिया के हिसाब से यह डील बहुत जल्द होने ही वाली है, इस पर मुहर लगने ही वाली है, क्योंकि युद्ध विराम तो तभी संभव होगा।